हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था और काइनेटिक्स का जो बेसिक है वो हमने पढ़ा था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, एक ही केमिकल रिएक्शन में अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जो रेट है उसका रिलेशन क्या होता है, आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे रेट आपस में जो है वो जुड़ी हुई होती है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब रेट का जो टॉपिक है इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और रेट जो है ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके की रेट होती है ना। हमने लास्ट क्लास में कुछ एक क्वेश्चन भी देखे थे, तो अब इसी को थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखो जरा कि रेट जो है वो कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कि जो रेट है ना कितने तरीके की होती है। सबसे पहला जो है ना इसमें यह है हमारे पास एवरेज रेट। एवरेज रेट देखो जरा कि जो एवरेज रेट क्या होती है ना। अब ये मानो कि जो एवरेज रेट है एक टाइम पीरियड में, जैसे एक पर्टिकुलर आपको टाइम पीरियड दे दिया कि भाई 10 से लेके 15 सेकंड तक जो टाइम पीरियड है, तो यहां पर जो रेट क्या होगी। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें हम, है ना, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी रिएक्शन की रेट होगी वही क्या है, एवरेज रेट है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो रिएक्शन की रेट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब जैसे आपको कोई भी एक टाइम पीरियड दे सकता है कि T1 से लेके T2 तक, या फिर जो है वो 10 से लेके 15 सेकंड के बीच में, 20 से लेके 25 सेकंड के बीच में कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो अगर आपको एवरेज रेट निकालनी है ना, एवरेज रेट निकालनी है तो इसका तरीका वही, देखो रेट निकालने का एक ही तरीका अपने पास प्लस माइनस डीसी बाय dt। ठीक है, या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये हो जाएगा प्लस माइनस C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये हमारे पास एक तरीके से एवरेज रेट निकालने का क्या रहेगा, मेथड रहेगा, तरीका रहेगा। प्लस जो है वो आता है किसके लिए, एक तरीके से प्रोडक्ट के लिए, और माइनस जो आएगा वो आएगा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। क्यों, क्योंकि भैया जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ साथ क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम क्या करते हैं, रेट कभी क्योंकि नेगेटिव नहीं होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, एक तरीके से माइनस साइन काम में लेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मान लो कई बार जो जैसे रेट पूछ लेता है, इसी को एक क्वेश्चन समझते हैं हम, है ना, कि आपको जैसे एक ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ है भैया, आप खुद बताना कि ये तो है टाइम, मान लो टाइम जो है वो अपने पास है सेकंड में। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको दे रखा है कंसंट्रेशन। ठीक, अब टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ है। मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ आया है ना टाइम और कंसंट्रेशन का, ये किसके लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए है। आप खुद सोचो कि भैया ग्राफ कैसा है, एक तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ किसके लिए आएगा, रिएक्टेंट के लिए। तो ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 एंड ये 5 6, इस तरीके से जो वो आपको एक ग्राफ दे दिया। यहां पर कंसंट्रेशन दे दी 1, है ना, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अब आपको ये बोल दिया कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रेट कैलकुलेट करनी है। जैसे आपको ये बोल दिया कि भाई 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में जो वो रेट कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा कि भैया कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन 0 to 5 सेकंड। अब भैया एक टाइम पीरियड आपको दे दिया ना कि 0 से 5 सेकंड के बीच में रेट कैलकुलेट करो। तो 0 से 5 सेकंड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, और एक टाइम पीरियड में जो रेट होती है वही क्या होती है, एवरेज रेट होती है। और हमें यह पता है कि जब एवरेज रेट हम कैलकुलेट करेंगे, या इस रिएक्शन के लिए जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे, है ना, इस ग्राफ के लिए, तो ये जो रेट होगी ये होगी भैया जी कौन सी, एवरेज रेट। और एवरेज रेट ध्यान रखो, कोई भी रेट हो, रेट का एक ही तरीका होता है मेरे भाई,
क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। रेट निकालने का एक ही तरीका, और कोई फंडा ही नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ रिएक्टेंट का, इसलिए क्या काम में लेंगे माइनस, और ये आ जाएगा C2 माइनस C1 डिवाइड बाई ये आ जाएगा T2 माइनस T1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहले आप देखो जरा कि 0 से 5 सेकंड, 0 पर मुझे बताओ कि कंसंट्रेशन कितनी थी। आपको जो है वो 0 से 5 सेकंड के बीच में पूछा है ना, तो कंडीशन ऐसी है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जो अपने पास रिएक्टेंट की है, ये अप्रोक्सीमेटली मान लो यहाँ पर मैच हो रहा है, या आपको मैच करके देगा, ठीक है। ये 5 सेकंड पर जो है वो कुछ यहाँ पर मैच हो रहा है, t=2 पर मैच हो रहा है ना। ये आपको जो है ना मैच करके देगा, क्योंकि हम जब मैच करेंगे या एग्जैक्टली जब ग्राफ बनाएंगे तो जो है वो सबका हो सकता है अलग अलग आए, तो आप ये मान के चलो कि आपको ये मैच करके देगा। तो यहाँ पर जो है ये है 7, ठीक है। तो आप देखो t=0 पर अपने पास जो कंसंट्रेशन है ये कितनी है 7, और कंसंट्रेशन है भैया मोल पर लीटर में। तो t=0 पर हमारे पास कंसंट्रेशन है कितनी 7, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इज 7, ठीक है। तो रेट हमारे पास आ जाएगी यहां पर, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस है, और जब 5 सेकंड पर आपने देखा कंसंट्रेशन कितनी होगी 2, और C1 कितना है, C1 की वैल्यू है 7, और ये आगे T2 माइनस T1 यानी कि 5 माइनस कितना आ जाएगा 0। अब ये देखो ये कितना आ रहा है -5, और उस -5 को, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहां पर ऑलरेडी, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए मैंने कहा ना कि नेगेटिव वर्ड काम में, नेगेटिव काम में लेना आपको, तो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा रेट कितनी आ जाएगी भैया, ये ऊपर आया कितना -5 प्लस, तो रेट आ जाएगी 1, ये आ गई मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स। ये ही क्या है अपने पास इस ग्राफ के लिए, या ये ग्राफ जिस रिएक्शन के लिए उसके लिए एवरेज रेट आई है। तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि एवरेज रेट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड या इन ए टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है रेट, वो है भैया देखो जरा कि इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इसको तो मैं मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट। जैसा नाम वैसा ही काम, एवरेज रेट का मतलब एक टाइम पीरियड में रेट, अब इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो जाएगा भैया एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट, है ना। तो सेकंड इज इंस्टेंटेनियस रेट। रेट देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, तो मैंने कहा कि अगर आपको मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दे, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया, जैसे t बराबर 5 सेकंड, t बराबर 15 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड पर रेट क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया, तो उस टाइम पीरियड पर जो रेट होगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। कि मान लो आपको एट टी टाइम के कोई फिक्स टाइम ही दे दिया, पहले तो टाइम पीरियड दे रहा था, अब आपको कोई फिक्स टाइम ही दे दिया कि नहीं इसी टाइम पर आपको रेट कैलकुलेट कर दिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर रेट कैलकुलेट करवा ले तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अगर आपको यहां पर रेट बतानी है ना, तो रेट वही होता है क्या, प्लस माइनस dc/dt। अब क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एट टी टाइम, है ना। तो टाइम इक्वल टू टी, या टी इक्वल टू टी, ऐसा कि भाई टी टाइम पर जो है वो जो रेट होगी, जो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये जो रेट आएगी इसी क्या होगी अपने पास, इंस्टेंटेनियस रेट होगी। प्लस और माइनस वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। कि इंस्टेंटेनियस रेट की जो वैल्यू है ना, ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट
ऑफ कर्व इन या स्लोप ऑफ टेंजेंट इन कंसंट्रेशन टाइम कर्व, इन कंसंट्रेशन टाइम कर्व एट गिवन टाइम। ठीक है कि भैया आपको क्या करना है, एक तरीके से कोई भी हमारे पास जो है वो आपको मान लो कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ में जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको रेट पूछ ली। वही बात है कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट पूछेगा कि भाई t बराबर 10 सेकंड पर रेट क्या होगी। तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में t बराबर 10 सेकंड पर जो है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगी। जैसे एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, है ना, कि वही एक ग्राफ आपको एक ग्राफ दिया है। जैसे ग्राफ जो है वो कैसा भी हो सकता है भैया, ये रिएक्टेंट के लिए हो सकता है और ये प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। एक तरफ टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है, मान लो कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर। और ध्यान रखना जब भी हम रेट की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन जो है वो होनी चाहिए मोल पर लीटर में ही। अगर मोल पर लीटर में नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करो और मोल पर लीटर में लेके आओ, उसके बाद में ही हम कोई कैलकुलेशन करेंगे। तो इसी तरीके का ग्राफ मान लो आपको दिया है, ये ग्राफ जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया 8, ये 9, ये 10। ठीक है, और इधर जो कंसंट्रेशन दे रखी है मान लो इस तरीके से 10 20, ठीक है, 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80, इस तरीके से दे रखा है। अब आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट ठीक है, कि जैसे कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम जो है वो अपने पास सेकंड में है। ठीक है, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर आपको रेट कैलकुलेट करनी है। तो भैया पहली बात तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया ना, कि टाइम फिक्स कर दिया कि t इक्वल टू 3 सेकंड पर ही आपको रेट कैलकुलेट करनी है। तो जब टाइम फिक्स कर दिया है तो इस केस में आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करनी है। तो t इक्वल टू t सेकंड पर आप जो ग्राफ में एक पॉइंट जो है वो बनाओ। तो t इक्वल टू t सेकंड पर जो है वो मतलब 3 सेकंड पर ये वाला पॉइंट जो है वो आपको ग्राफ पे मिलेगा। अब क्या करना है भैया, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, इस पर जो है वो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो ये टेंजेंट जो है कुछ इस तरीके से जो उसको टच करता हुआ जो इस तरीके से निकल रहा है। अब ये जो टेंजेंट होगा ना, ये एक तो यहाँ पर 7 पर मैच कर रहा है, एक यहाँ पर जो है वो अपने पास 70 पर मैच कर रहा है। ये आपको मैच करके देगा, क्योंकि भैया एक स्केल तो है नहीं हमारे पास ताकि हम एकदम सीधी लाइन खींचते, है ना, हमें तो एक अप्रोक्सीमेशन से ही जो है वो ये काम करना पड़ेगा, या फिर जो अदरवाइज आपको ये टेंजेंट ड्रॉ करके देगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वही क्या है, अपने पास एक तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। तो जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, स्लोप हमारे पास होता है भैया dy/dx, स्लोप की वैल्यू यही होती है। तो अब dy चेंज इन, अपने को y कोऑर्डिनेट चेंज मतलब निकालना है। तो आप देखो पहले कितना था, 0 पर तो है 70, है ना, t इक्वल टू 0 पर कितना हो गया 70 और फिर जो कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 70 माइनस 0। ठीक है, या फिर यूं कहो कि पहले हमारे पास t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन कितनी है, t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ये ग्राफ अगेन किसके लिए आया है, अगेन जो रिएक्टेंट के लिए आया है ना, तो रिएक्टेंट के लिए आया तो माइनस काम में लेना पड़ेगा अपन को। तो जो है वो माइनस और पहले जो है वो 0 माइनस 70 और फिर कहाँ पर मैच कर गया, 7 पर मैच कर गया ना, तो 7 माइनस 0, तो ओवरऑल जो है ये आ जाएगा कितना 10, है ना। और वही मोल लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स, और ये जो है वो ही अपने पास क्या है भैया, रेट है, रेट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है भैया एक तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट की, कि जिस पॉइंट पर, जिस टाइम पर आपको जो वो रेट पूछिए, आप उस टाइम पर क्या करोगे, उस ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, एक तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ठीक, आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपन आगे जो वो तीसरा पॉइंट है ना, वो है अपने पास इनिशियल रेट। ठीक है, तो इनिशियल रेट नाम से पता चल रहा है, इनिशियली जो रेट होगी, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर जो रेट होगी वही क्या है, इनिशियल रेट है। तो इसको भी हम लिख देते हैं,
देखो हाँ जी, कि भैया अपने पास तीसरा है, थर्ड इज इनिशियल रेट, है ना। तो इसको हम बताता हूँ पहले इसको ठीक से। इनिशियल रेट, देखो कि जो इनिशियल रेट है ये क्या होती है, तो मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, है ना। या फिर आप ये कहो कि रेट ऑफ रिएक्शन इन इनिशियल, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, आर इज इक्वल टू कोई प्लस माइनस डी सी बाई डी टी और एट टी इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉन एज इनिशियल रेट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भैया मैंने आपको जो पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था जहां पर कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट के लिए दे रखा था, याद करो, ऐसा था ना 3 माइनस 2t माइनस 5t स्क्वायर। तो वहां पर इनिशियल रेट के लिए t इक्वल टू 0 हमने जो उसको एक तरीके से डिफरेंशिएट करके रखा था, तो इनिशियल रेट की वैल्यू आई थी। तो उस तरीके से हम इनिशियल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भैया ये है अपने पास, ध्यान रखना 3 तरीके की रेट होती है और तीनों रेट जो है वो हमने देख ली। अब तीनों से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हमने देख लिया कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब देखना कि नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, के किसी भी रिएक्शन की जो रेट है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ना कई बार तो डायरेक्टली पूछ भी लेता है क्वेश्चन जो है वो, जैसे नीट में क्वेश्चन अगर आता है या नीट में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको क्या करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, या फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप समझना कि जैसे पॉइंट है अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे। तो इसमें जो है वो कई फैक्टर है हमारे पास, जैसे सबसे पहला फैक्टर है भैया जी एक तरीके से कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन जो है वो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है ये हम पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर, पहले हम जो है सारे लिख लेते हैं, इसके बाद में आगे बात करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है ये हमारे पास है टेम्परेचर। तीसरा जो फैक्टर है वो है कैटलिस्ट। ठीक है, चौथा जो फैक्टर है ये है हमारे पास भैया एक तरीके से रेडिएशंस। ठीक है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, तो उनमें जो है वो जो रिएक्शन की रेट होती है वो एक तरीके से रेडिएशन पर डिपेंड करती है, यानी एच न्यू या एनर्जी ऑफ फोटोन पर भी डिपेंड करती है कि कितनी रेडिएशन का फोटोन आप उस पर डाल रहे हो। तीसरी जो अगली अपने पास रिएक्शन है वो है भैया पीएच ऑफ मीडियम, कि भाई मीडियम की जो पीएच है रेट उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, अगली जो है अपने पास वो है भैया जी नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी नेचर पर भी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। अगला जो फैक्टर है वो है अपने पास प्रेशर ऑफ कंटेनर, प्रेशर इन कंटेनर। ठीक है, और ये लागू होगा फॉर गैसियस रिएक्शन, क्योंकि जो प्रेशर का इफेक्ट है ना वो तो केवल किस पर आता है, गैसेस पर ही आता है, बाकी किसी पर जो है वो प्रेशर का कोई इफेक्ट आता नहीं है। तो प्रेशर इन कंटेनर, के कंटेनर में प्रेशर कितना है रेट जो है उस पर भी डिपेंड करेगी। अगला जो है इसमें ये है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, कि जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इस चीज पर भी रेट डिपेंड करेगी। और फिर नेक्स्ट जो है वो अपने पास है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया जी ये इतने फैक्टर है जिन पर जो है वो रेट डिपेंड करती है, जिनकी वजह से रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या हो सकती है, बदल सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, अब होता यह है कि भाई इस चैप्टर में हम जो है ना केवल और केवल इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें ये केवल 3 ही पढ़ने हैं, बाकी जो है वो सारे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये जरूर याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करती है।
इन तीनों को हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कंसंट्रेशन के साथ रेट कैसे बदलती है, फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ रेट कैसे बदलती है, फिर हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट के साथ, या कैटलिस्ट मिलाने या हटाने, पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो है वो रेट किस तरीके से बदलती है। तो एक एक करके हम सारे जो है फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, शुरू के 3, ठीक है। और बाकी जो है वो आपको केवल डायरेक्टली ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसा आएगा कि इनमें से किस पर रेट जो है वो डिपेंड करती है या किस पर रेट डिपेंड नहीं करती है। तो देखो जरा कि हमारे पास जो है वो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और ये कहो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल खूब बनते हैं यहां से। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, उस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, हमें तो यही समझना है कि आपने अगर जो है वो कंसंट्रेशन बदल दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कैसे चेंज होगी। तो पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि किसी भी रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट की हो सकती है या प्रोडक्ट की हो सकती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से, या कैटलिस्ट की भी हो सकती है। इवन ध्यान रखना क्या कंसंट्रेशन किसकी, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की या कैटलिस्ट की। किसी भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकती है ना। आगे हम एग्जांपल भी समझेंगे कि यार कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आप समझो जरा कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर में डिपेंड करती है। आसान नहीं है बताना कि रेट का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़े वैसे वैसे रेट और कंसंट्रेशन इनका जो रिलेशन है ये बदलता जाए, कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी जो है ना वो चेंज होती जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन भैया इस चैप्टर में हम जो है वो रेट और कंसंट्रेशन का बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हम ये मान के चलेंगे कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और कैसे डिपेंड करती है, तो या तो जो है वो यू कहो कि डायरेक्टली डिपेंड करेगी, या फिर यू कहो कि भाई लगातार जो चेंज नहीं होगी, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंटली जो है वो रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। मैं पहले एक बार इसको लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वास्तव में क्या है ये चीज। तो मैं ये लिखूंगा कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल reaction depends on concentration of product or reactant or catalyst in a very complicated मैनर, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर भी डिपेंड करता है, बट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट सिंप्लीफाइड रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो है वो दोनों के बीच में जो सिंप्लीफाइड रिलेशन होता है, जो आसान सा रिलेशन होता है, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन इनका रिलेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये रिलेशन होता क्या है कि तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर के, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। अब ये ऑर्डर क्या है तो इसको हम समझेंगे, लेकिन भैया एक चीज पहले देखो कि अगर आप यहां से प्रोपोर्शनल हटाओगे तो प्रोपोर्शनल जैसे ही आप हटाओगे तो यहां पर कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट यहां पर आएगा, देखो जरा कि रेट ये इक्वल हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाया तो कांस्टेंट के काम में आया, और ये आ गया कंसंट्रेशन की पावर कितनी, ऑर्डर, ठीक है। अब देखना कि जो के है, अच्छा इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं,
ठीक है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। अब ये एक्सपेरिमेंटल कैसे होता है, कैसे हम किसी रिएक्शन के लिए जो है वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ एक्सप्रेशन बताते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट पढ़ेंगे हम कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है और ये ऑर्डर क्या होता है। और क्योंकि ऑर्डर आएगा, जैसे मान लो ऑर्डर आ गया 1, तब हमें पता चलेगा कि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि आप जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे यहां पर रिएक्शन की रेट जो है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डर से ही तो पता चलेगा ना कि मान लो यहां पर जो ऑर्डर की वैल्यू आ गई -1, इसका मतलब रेट और कंसंट्रेशन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा पर्पस ये है कि हमें इस ऑर्डर को समझना है कि ये ऑर्डर क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल है। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर केवल और केवल आप रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही बताओगे। बिना रेट लॉ एक्सप्रेशन के हम ऑर्डर बता ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात कि रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं इसकी बात भी हम करेंगे, ऑर्डर क्या होता है ये भी हम जस्ट अभी समझेंगे। लेकिन पहले देखो यहां पर के आया है, के जो है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या तो ये बोल दो, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या इसको जो है वो हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो क्या होता है, के होता है। रेट कांस्टेंट बोल दो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल दो, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो। क्लियर है बात। अब देखना कि हमारे पास जो है वो एक वर्ड आया है यहां पर ऑर्डर। ध्यान रखना रेट लॉ एक्सपेरिमेंट जो है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। और हम ऑर्डर जब भी बताएंगे तो केवल और केवल रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही बताएंगे। तो हमारे पास एक चीज है ऑर्डर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही चीज बार बार चलती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, है ना। तो होता यह है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स of concentration, the sum of exponents of concentration present in या concentration terms, ठीक है, present in rate law expression is known as order of reaction। ठीक है, कि भैया किसी रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें जितनी भी अपने पास कंसंट्रेशन टर्म होती है या जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिसकी भी कंसंट्रेशन लिखी है, उस कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट्स का जो सम होता है वो ही क्या है, एक तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल से इसको समझेंगे कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, इसको मैं मिटा रहा हूं, कोई भी रिएक्शन है, कैसी भी रिएक्शन, अगर आपको उसके लिए जो वो ऑर्डर कैलकुलेट करना है या उस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है तो एक ही चीज चाहिए, और वो है भैया रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, देखना कि हमारे पास जैसे एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, कोई रिएक्शन है, मान लो A + 2B इज कन्वर्टिंग इनटू 3Y + Z, ये कोई रिएक्शन है। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज R = K, और मान लो A की पावर X और B की पावर है कितनी, Y। ठीक है, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। और कैसे आया, एक्सपेरिमेंट करने से आया। अभी एक्सपेरिमेंट करना हम सीखेंगे, हमें यहां पर कोई लैब में तो जाना नहीं है, और ना ही पेपर में आपको जो है कोई लैब मिलेगी। वो तो आपको कुछ डेटा देगा और उन्हीं डेटा से जो है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा या रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहां पर देखो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, A, B, ये जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, इन सब की कंसंट्रेशन टर्म का एक्सपोनेंट, द सम ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यही क्या है, ऑर्डर, एक्सपोनेंट X और Y, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा कितना, X + Y। अगर केवल X की बात करें, है ना, तो X जो है ना, ये है भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A। ठीक,
कि भाई x तो क्या है, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है x, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b ये कितना है y। क्या भाई a के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर है x, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है y, और कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो कितना होगा x प्लस वाई। तो रेट लो एक्सप्रेशन में जो भी स्पीसीज अपने पास होती है उन सब स्पीसीज के लिए जो है वो इनके एक्सपोनेंट जो भी है ना, यहां पर जो है वो ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म की जगह कंसंट्रेशन स्पीसीज या टर्म जो भी लिख दो आप, सही है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो भी स्पीसीज लिखी है इनके एक्सपोनेंट्स का, इनके पावर का जो सम होगा वही क्या है, रेट है। अब सबसे जरूरी चीज मैं वापस से एक बार लिखूंगा, रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू and can be determined only by experiments, ठीक है। तो केवल और केवल ये जो है वो हम एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही हम बता सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो अब हमारा अगला टास्क यही है कि आखिर जो है वो हम एक्सपेरिमेंट करके रेट लो एक्सप्रेशन कैसे बताते हैं, और हमें कैसे पता चलता है कि रेट लो एक्सप्रेशन जो है वो इससे ऑर्डर हम किस तरीके से निकालेंगे, हर एक स्पीसीज के रेस्पेक्ट में हम कैसे ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, तो भैया देखो जरा कि अब ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा ना कि एक्सपेरिमेंटल है सब कुछ, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको क्या मिलेगा कि जिससे आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, यही हमें समझना है, देखना। और भैया ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जो है ना, जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अभी, जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड समझने वाले हैं एग्जाम में, वास्तव में उसमें उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। देखो जरा, तो टॉपिक जो है वो अपना है भैया एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड to determine the rate law expression, rate law expression और order of reaction, order of reaction, ठीक है। कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमें कैलकुलेट करना है ना, या रेट लो एक्सप्रेशन अगर फाइंड करना है, तो मैंने कहा ना रेट लो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट अब कैसे परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कोई रिएक्शन है, जैसे आपको ये बोला है कि एक रिएक्शन है, मान लो 2A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए आपको कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। डेटा ऐसा है कि A की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन है, और यहां पर आपको दी है रेट, है ना, और ये रेट है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और डेटा कुछ ऐसा है, जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन 0.01, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.01, और रेट दे रखी है 2 × 10⁻⁴, ठीक है। फिर जो है वो एक्सपेरिमेंट सेकेंड, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, इसकी कंसंट्रेशन 0.02, और इसकी कंसंट्रेशन यहां पर रेट जो है वो दे रखी है 4 × 10⁻⁴। फिर एक्सपेरिमेंट थर्ड, ठीक है, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.04, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो दे दी 0.02, और इसकी कंसंट्रेशन जो है या रेट जो है ये हो गई 8 × 10⁻⁴, और रेट जो है ना ये है भैया अपने पास मोलर सेकंड इनवर्स में, यानी मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स में। क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसी तरीके से मिलेगा, डेटा जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है, जो कि होगा ही, डेटा तो चेंज होता है, कंसेप्ट कभी चेंज थोड़ी ना होता है। तो इस तरीके से एक टेबल बना के आपको देगा, जैसे यहां पर एक टेबल है हमारे पास कि 3 एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करवाए गए हैं, और हर एक एक्सपेरिमेंट को पहले तो इसको पढ़ना सीखो। देखो क्या है कि कंडीशन ऐसी है कि जब हमने ये रिएक्शन करवाई, 2A इज कन्वर्टिंग इनटू B, हमने ये रिएक्शन करवाई, तो ये रिएक्शन जब करवाई तो एक एक्सपेरिमेंट तो हमने ऐसा किया
कि ए की कंसंट्रेशन ली 0.101 मोल पर लीटर, बी की कंसंट्रेशन ली 0.01 मोल पर लीटर, ठीक है। तो आपको रिएक्शन की रेट कितनी मिली? रिएक्शन की रेट मिली 2 × 10⁻⁴, ठीक। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसको 0.01 किया, इसको 0.02 किया, तो रेट जो है वो हो गई कितनी? 4 × 10⁻⁴। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसको 0.04, इसको 0.02, तो रेट हो गई कितनी? 8 × 10⁻⁴, ठीक है। अब देखना कि हमें तो क्या करना है, रेट लो एक्सप्रेशन बताना है और क्या बताना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो मान लो जो रेट लो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास है एक तरीके से, हम ये मान लेते हैं कि रिएक्शन की जो रेट है ना ये a की पावर x और b की पावर y के प्रोपोर्शनल है। अब जो भी रिलेशन होगा वो आ जाएगा कि वास्तव में रिएक्शन की रेट a और b की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी भी नहीं करेगी, करेगी या नहीं भी करेगी, तो ये चीज जो वो कहां से आ जाएगी? ये चीज इसी एक्सपेरिमेंट से निकल के आएगी। और यही ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, है ना। तो अब आप इसको ध्यान से देखो जरा कि हमारे पास r जो है, इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x और ये आया कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। ये है रेट लो एक्सप्रेशन जो हमने अजम्पशन लिया। आपको हमेशा ऐसा ही करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है और रिएक्शन में k जो है वो अपने पास क्या है? एक tariके से इसी रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर जो को रेट कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो एक एक एक्सपेरिमेंट की हम वैल्यूज रखते हैं, है ना, कि फॉर एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, मैं बोलूंगा R1 जो कि है कितना? R1 इज 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू k। ए की कंसंट्रेशन है 0.01 की पावर x और b की कंसंट्रेशन है 0.01 की पावर कितनी? y। इसको मैं बोल देता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है, तो इसके लिए जो है ये बोलूंगा कितना है? 4 × 10⁻⁴। ये तो k रहेगा, ध्यान रखना k की वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करती है, तो k ही रहेगा। a की कंसंट्रेशन है 0.01 की पावर x और इसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.02 की पावर कितनी? y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि रेट है अपने पास कितनी? 8 × 10⁻⁴ और जो है वो ये कितना आ गया? ये आ गया k और ये कंसंट्रेशन है 0.04 × x की पावर x और कंसंट्रेशन 0.02 की पावर कितनी होगी? y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें तो x और y की वैल्यू बताना है। आप एक काम करो, इनमें से कोई भी दो इक्वेशंस को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं, है ना, यहां पर कर रहा हूं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 4 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू, भैया देखो जरा डिवाइड करोगे 0.01 की पावर के तो के कैंसिल हो जाएगा, 0.01 की पावर x और 0.01 की पावर भी x, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? ऊपर तो बचेगा 0.01 डिवाइड बाय 0.02, इस पूरे की पावर कितनी हो गई? y हो गई। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बना, देखो जरा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी? y। ऐसा ही है भैया, देखो बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम होगी। तो y की वैल्यू तो हमारे पास यहां से निकल के आ गई कितनी? 1। कहने का मतलब यह है कि b के रेस्पेक्ट में y क्या है? b का ऑर्डर b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, तो b के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर तो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू आ गई कि हमें यह पता चल गया है कि अगर आप मान लो a की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हो और b की कंसंट्रेशन को जिस फैक्टर से चेंज करोगे रिएक्शन की रेट भी उसी फैक्टर से चेंज होगी। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो यहां पर आपने a की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखी है इस एक्सपेरिमेंट में और b की कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई? डबल हो गई। तो y की वैल्यू 1 आने का मतलब यही है कि जिस फैक्टर से आप b की कंसंट्रेशन को बदलोगे ठीक उसी फैक्टर से किसकी कंसंट्रेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। फिर ऐसे ही हम a के लिए करते, तो किसी भी दो इक्वेशन को, मैंने कहा ना कि जैसे मान लो मैं सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर देता हूं, तो सेकंड और थर्ड को डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय थर्ड। तो यहां पर ये तो कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻⁴, 8 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू k तो कैंसिल हो जाएगा। अब कौन कैंसिल होगा? अब भैया देखो जरा, इसमें b की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, और b की कंसंट्रेशन सेम है, b से b कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आएगा 0.01 डिवाइड बाय 0.04 की पावर कितनी आ गई? x, और दूसरी तरफ ये कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/2 और ये आएगा 1/4 की पावर कितनी? x। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये 1/2 की पावर कितनी हो जाएगा? 2x
तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी 2x। अगेन देखो बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, यानी 2x इक्वल टू कितना 1 और 2x की वैल्यू 1 आई है तो x की वैल्यू आ गई कितनी 1/2। देखो जरा कि इसका मतलब ये है कि a के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा ना वो कितना होगा 1/2 होगा। तो a के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर आया कितना 1/2। कहने का मतलब ये कि हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है ना वो तो ये आएगा रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आएगा R इक्वल टू के और A की पावर 1/2 और B की पावर कितनी आ जाएगी 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है टोटल ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना 1.5। कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर तो रहेगा 1.5, ठीक। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर रहेगा 1/2, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना रहेगा 1 रहेगा। यही भैया अपने पास है। तो आप ये देखो कि अगर आपने मान लो बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा तो आप देखो ए की कंसंट्रेशन आपने 4 गुना करी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई दुगनी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 1/2 होगा, ठीक। तो ये हमारे पास जो एक तरीके से यही एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है कि आपको मान लो इस रिएक्शन के लिए अगर ए के रेस्पेक्ट में रेट कैलकुलेट करनी है ना कि यार ए के रेस्पेक्ट में जो है वो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, मान लो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हो है ना उसको रखो और बाकी दूसरे वाले को कांस्टेंट कर दो कि पहले बी को कांस्टेंट कर दो तो जो है वो ए के रेस्पेक्ट में जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट कितने गुना चेंज हो रही है। ए की कंसंट्रेशन को डबल किया रेट डबल हो गई तो ऑर्डर हो गया कितना 1। ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और मान लो रेट जो है वो आधी हो गई तो जो है वो ऑर्डर क्या होगा ये भी हम चेक करेंगे अभी। ऐसे ही जो है मान लो अगर बी के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर चेक करना है तो ए को कांस्टेंट कर दो। कहने का मतलब ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर चेक करना है उसको बार बार चेंज करो हर एक एक्सपेरिमेंट में और जो है बाकी सबको क्या रखो कांस्टेंट। तो आपके पास जो ऑर्डर का रिलेशन आ जाएगा। जैसे हमें जो मान लो यहां पर बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चेक करना था तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में ए को क्या रखा कांस्टेंट रखा तो बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई तो रेट डबल हो गई। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1। जैसे हमें यहां पर जो अब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चेक करना था तो बी को कांस्टेंट रखा 0.02 0.02 तो इसको 4 गुना किया तो रेट कितनी हो गई जो है वो डबल हो गई, ठीक है। तो बी के रेस्पेक्ट में या ए के रेस्पेक्ट में हमारे पास ऑर्डर आ गया कितना 1/2। यही काम आपको करना है भैया। इससे रिलेटेड कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए हम तो यही काम करेंगे। देखो जरा एक क्वेश्चन और देता हूं वहां पर आपको यही काम करना है कोई भी रिएक्शन आए, ठीक है। और ध्यान रखना कि यही एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट जो होता है वो ऐसे ही होता है। आपको तो डेटा के फॉर्म में ही एक्सपेरिमेंट देगा और आपको इसी को सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करते हुए आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा। आपको लैब में नहीं जाना है कि लैब में जाके जो रिएक्शन परफॉर्म करवाओ कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखो ना, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो तो हम यहीं पर करेंगे। देखो जी क्या हमारे पास जो है ना कंडीशन ऐसी है कि जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया है रिएक्शन इज x प्लस वाई इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। और आपको बोला है कि भाई x और y की कंसंट्रेशन दे रखी है, x है यहाँ y है यहाँ पर रेट है और रेट वही मोल सेकंड इनवर्स, ठीक है। और कंसंट्रेशन जो गिवन होती है ये भी आपको हमेशा मोल पर लीटर में ही लेनी होती है। अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो हम तो इसको मोल पर लीटर में ही मानेंगे, ठीक है। तो 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। एक्सपेरिमेंट 1 0.02 0.04 और यहाँ रेट दे दी जैसे 10⁻⁻⁴, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इसको 0.01 कर दिया, इसको 0.04 रखा तो रेट जो है ये हमारे पास हो गई 5 × 10⁻⁵, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इसको जो है वो 0.02, ठीक है। और इसको जो है वो आपने कर दिया एक तरीके से पॉइंट जो है वो 0.2 तो रेट जो है ये हमारे पास हो गई 4 × 10⁻⁴, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। अब आपको क्या करना है इन्हीं 3 एक्सपेरिमेंट से
जो है वो रेट बतानी है, या तो जो तरीका अभी मैंने बताया कि आप जो तीनों के लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखो अलग अलग, तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए, और ए के रेस्पेक्ट में या एक्स के रेस्पेक्ट में मान लो ऑर्डर कुछ भी है एक्स है, वाई के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है वाई है, और फिर उसी से जो है वो क्या कर लो, जैसे अभी मैंने कैलकुलेट किया था रेट लो एक्सप्रेशन और ऑर्डर, ठीक वैसे ही कैलकुलेट कर दो। या फिर देखो एक तरीका और है कि मान लो कि रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे पास ये है r इज इक्वल टू के और x की पावर x और y की पावर कितनी y, ये हमारे पास रेट लो एक्सप्रेशन है। अब इस रेट लो एक्सप्रेशन में हम पहले कोई भी दो ऐसे एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं जिनमें से कोई एक कांस्टेंट हो और दूसरा वाला चेंज हो रहा हो, तो जो चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में रेट आ जाएगी हमारे पास, है ना, या उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा। देखो जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, है ना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे बताओ कौन कांस्टेंट है, y इज कांस्टेंट, जो y है ये क्या है कांस्टेंट है, और अगर y कांस्टेंट है तो हम ये बोलेंगे कि जो रेट होगी ना ये किसके प्रोपोर्शनल आएगी, रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी, x की पावर x पर डिपेंड करेगी, क्योंकि y तो क्या है इन दोनों में कांस्टेंट है ना, y की कंसंट्रेशन तो 0.04 है हर एक में, तो y तो कांस्टेंट है, तो x की जो या r जो है ना रेट, ये केवल और केवल x की कंसंट्रेशन की पावर x पर डिपेंड करेगी। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो जरा r1 बाई r2 इज इक्वल टू x1 बाय x2, और इसकी पावर कितनी कर दो, इसकी पावर कर दो x, और हमें तो x के रेस्पेक्ट में रेट निकालनी है, तो हम यहां से वैल्यू रखते हैं। देखो r1 कितना है 10⁻⁴, और ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इज इक्वल टू x1 कितना है 0.02, और ये आ गया 0.01 की पावर कितनी x, चेक कर लो जरा ऐसा ही होगा क्या, इसको जो है वो कैंसिल कर दूंगा और ये आएगा 10⁻⁻1 यानी कि 10/5 यानी कि कितना 2, और यहां पर कितना है 2 की पावर x, भैया बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, x की वैल्यू आ गई कितनी 1, ये लो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू तो आ गई 1, कहने का मतलब x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है x के रेस्पेक्ट में। फिर इधर देखो कि फ्रॉम, अब हमें y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चेक करना है, तो y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चेक करने के लिए कोई भी दो ऐसे एक्सपेरिमेंट ले लो जिनमें x कांस्टेंट हो, तो x जो हो किस में कांस्टेंट है, पहले और तीसरे में x कांस्टेंट है, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इन दोनों में ही x की कंसंट्रेशन क्या रखी है, कांस्टेंट रखी है, और अगर x कांस्टेंट है तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि भैया कि जो रेट है ना ये केवल और केवल y की कंसंट्रेशन y पर डिपेंड करेगी, तो मैं बोलूंगा r1 बाई r2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन y1 डिवाइड बाय y2, और पावर कितनी है y, यही कंडीशन आएगी। तो यहां पर हम बोलेंगे r1 की वैल्यू तो देखना जरा कितनी है, r1 की वैल्यू तो है हमारे पास पहले में 10⁻⁴, r2 की वैल्यू कितनी आई 4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है 0.02, और यहां पर कितनी आई वैल्यू y1 की वैल्यू है 0.04, है ना, और यहां पर वैल्यू आई 0.02, और पावर कितनी आ गई y आ गई, चेक कर लो जरा ऐसा ही होगा क्या, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू, ये आया 2 की पावर y। अब ध्यान दो जरा कि ये तो है 2 की पावर y और ये है 1/4, ठीक है, तो एक काम कर सकता हूं मैं 1/4 को ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y लिख सकता हूं ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी y, देख लो जरा। अब देखो बेस अगर सेम आ गया तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी y इज इक्वल टू -2, ये लो जी। इसका मतलब ये है कि यहां पर x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा कितना 1, x के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा कितना -2, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन ये आएगा x की पावर तो 1 और y की पावर -2, तो कंप्लीट रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रहेगा 1 - 2 इक्वल टू कितना -1, ठीक है। तो ये है भैया हमारे पास कंडीशन कि कभी भी कोई भी रिएक्शन दे दे आपको, ऑर्डर हमेशा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑर्डर हमेशा क्या होगा एक्सपेरिमेंटल ही होगा, ठीक है। कई बार जो है वो आपको 3 रिएक्टेंट भी दे देता है, जैसे जनरली जो है वो नीट में 3 रिएक्टेंट का क्वेश्चन नहीं आता है, और जो है वो जेई में जो 3 रिएक्टेंट भी दे देता है, या हो सकता है एक कैटलिस्ट दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं,
नीट के बच्चों को मैं बोलूंगा भैया अपनी तैयारी को जो है वो एक स्टेप ऊपर रखना आप, ठीक है, क्योंकि जो है वो आपको तो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई करनी है, कि ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि मैं ये क्वेश्चन स्किप कर देता हूं, या ये कंसेप्ट मेरे को नहीं आता है, या ये कंसेप्ट मेरे को आएगा ही नहीं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं छोड़ के आ जाऊंगा। कि भाई पेपर में जो है वो आपके 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आप जो अगर पेपर छोड़ने की कोशिश करोगे या फिर कोई भी टॉपिक आपने स्किप करने के बारे में सोचा, तो भैया सीधा जो है वो आपके 4 नंबर का इंपैक्ट आता है। और 4 नंबर का इंपैक्ट जो नीट में बहुत होता है, आपको पता है कट ऑफ जो बहुत हाई जा रही है ना। अगर आप 150 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आते हो ना, 180 में से 150 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आते हो, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप जनरल और ओबीसी के है स्टूडेंट है तो, है ना, जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप 150 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आते हैं, ठीक है, कि 150 अटेम्प्ट किए, 150 के 150 पूरे सही है, नंबर 600 ही बढ़ने वाले हैं मेरे भाई। और 600 नंबर पर जो है वो ओबीसी और जनरल में कोई सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, कट ऑफ जो है 610 से ऊपर रहती है हर बार। तो आप जो है वो टारगेट ये रखो कि हमें तो जो है वो हर एक कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से सीखना है। किसी भी छोटे से टॉपिक के बारे में भी हम ये नहीं सोच सकते कि ये टॉपिक हम स्किप कर दें, है ना। तो ऐसा हमें सोचना ही नहीं है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे कोई रिएक्शन है ना, A + 2B + C इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि इस रिएक्शन में एक तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, हर एक के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर बताना है। इसके लिए कुछ डेटा गिवन है। यहां पर तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां है कंसंट्रेशन ऑफ सी, और यहां पर है रेट, और रेट का यूनिट वही मोलर, और साथ में है सेकंड इनवर्स। तो जैसे ए की कंसंट्रेशन जो है वो यहां है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, यहां है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यहां है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन 0.0 या 0.1, ठीक, इसकी कंसंट्रेशन जो 0.2 ले रखी है, इसकी कंसंट्रेशन 0.3 ले रखी है। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया, जब आपने ये कंसंट्रेशन ली तो जो रिएक्शन की रेट आपको मिली, ये मिली 4 × 10⁻³ ठीक। फिर इसके बाद में ए की कंसंट्रेशन जो है 0.1, बी की कंसंट्रेशन जो है वो आपने कर दी 0.6, और सी की कंसंट्रेशन जो 0.3 है। तो आपने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये आपके पास हो गई 8 × 10⁻³ ठीक है। फिर इसके बाद में आपने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन जो है ये तो कर दी 0.05 ठीक, बी की कंसंट्रेशन जो है ये रखी 0.2, और सी की कंसंट्रेशन जो है ये रखी 0.3। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हो गई भैया 8 × 10⁻³ ठीक है। फिर इसके बाद में आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी परफॉर्म करवाया। इसमें जो है वो ए की कंसंट्रेशन आपने रखी 0.1, बी की कंसंट्रेशन जो है ये रखी 0.2, और सी की कंसंट्रेशन जो है ये कर दिया आपने 0.6। इस बार इसको 0.6 कर दिया। तो आपने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये हो गई अपने पास 4 × 10⁻³ ठीक है। अब ये आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट दे दिए, 3 आपको जो है वो इस बार रिएक्टेंट दे दिए, और आपको जो है हर एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट बतानी है। इसके अलावा आपको जो है वो पूरी रिएक्शन की जो रिएक्शन के लिए जो रेट लो एक्सप्रेशन आएगा, रिएक्शन के लिए जो भी ऑर्डर आएगा, टोटल ऑर्डर, वो भी बताना है, हर एक रिएक्टेंट के लिए भी ऑर्डर बताना है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ना आपको कि मान लो कि रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट अपने पास है ना, हर एक के रेस्पेक्ट में हम एक काम करते हैं, इसका रेट लो एक्सप्रेशन जो भी होगा ना, उसका एक अजम्पशन ले लेते हैं कि मान लो इसका रेट लो एक्सप्रेशन है R = K, A⁴X, B⁴Y और C⁴Z। ये इसका रेट लो एक्सप्रेशन है। अब अगर मान लो आपको A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, तो आप कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे ले लो जिनमें B और C कांस्टेंट हो, और कौन चेंज हो रहा हो, A चेंज हो रहा हो। B और C तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और केवल A चेंज हो रहा हो। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से 2 एक्सपेरिमेंट है जिनमें B और C दोनों कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना, पहला और तीसरा, B कितना है 0.2, ये भी 0.2, C कितना है 0.3 और 0.3। तो पहला और तीसरा में A तो चेंज हो रहा है, जबकि B और C क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ B
और कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ रिएक्शन की रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी, ए पर डिपेंड करेगी। तो मैं ऐसा बोलूंगा आर ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की पावर कितनी, एक्स। ठीक, तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, R1 बाई R2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर कितनी आ गई, एक्स आ गई। यही कंडीशन होगी। R1 देखो जरा कितना है हमारे पास, R1 की वैल्यू तो है 4 इंटू 10⁻³ और R2 हो गया 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू A1 कितना है 0.1 और A2 कितना है 0.05 और इसकी पावर कितनी आ गई, x आ गई। ये लो जी, अब यहां से हमें x कैलकुलेट करना है। देखो जरा, ये तो हुआ कैंसिल, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 2, ठीक है, की पावर x। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। ये लो जी, कहने का मतलब a के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर आ गया कितना, -1। फिर हम b के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने के लिए आपको कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे लेने हैं जिनमें केवल b चेंज हो रहा हो, a और c ये कांस्टेंट होने चाहिए। तो कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे जिसमें a कांस्टेंट और c कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, a कांस्टेंट है 0.1, c भी कांस्टेंट है 0.3, ठीक है, केवल b चेंज हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कौन सा हो गया 1 एंड 2, तो मैं बोलूंगा कि भैया यहां पर a और c ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और ये दोनों कांस्टेंट है तो r प्रोपोर्शनल हो जाएगा b की पावर y के, क्योंकि रिएक्शन की रेट केवल और केवल इस केस में केवल b पर डिपेंड करेगी। तो हमारे पास क्या आएगा, मैं ऐसा बोलूंगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 की पावर कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। ऐसा ही होगा। तो देखो जरा कि पहले में r की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ चलो ठीक है, और ये है 8 इंटू 10⁻³ ये भी ठीक है, और दूसरी तरफ B1 की वैल्यू कितनी दे दी 0.2 और ये दे दिया 0.6। ओके, तो ये हमारे पास इसकी पावर है y, ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 और ये आएगा भैया 1/3 की पावर y। अब ये समस्या हो गई, ध्यान से देखो जरा कि ये तो समस्या हो गई। अब हम y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, है ना, क्योंकि यहां पर तो कैसे भी कर लो कि जो बेस है ना ये इक्वल आ ही नहीं सकता। जैसे यहां पर जो है वो हमारे पास ये 1/2 था, ये 2 था, तो जुगाड़ करके इसको ऊपर लेके चले गए, बेस को इक्वल कर दिया तो पावर सेम। भैया जी जेई के बच्चों के लिए तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जेई के बच्चे इस चीज को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हो सकता है नीट के बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इस तरह की समस्या है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हम ऑर्डर कैसे निकालें। तो भैया नीट के बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, इस तरीके की कंडीशन जब भी आए ना तो आपको एक ही काम करना है, लॉग लेके इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने एक्स के लिए तो ऑर्डर बता ही दिया ना, कितना -1 आया, तो ये मैं जो है वो मिटा देता हूँ, ये तो कोई काम का है नहीं, -1 है, हमें जगह की जरूरत है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना जरा कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, कि यार यहां से जो है वो हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा यहां पर, और वो ये है कि लॉग लेके इसको जो है वो ठीक से सॉल्व करो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू कितनी भी हो सकती है ना, ध्यान रखना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, जीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑर्डर की, ठीक है। तो अब देखो जरा कि हमारे पास रिएक्शन ऐसी है, तो इसके लिए मैं जो ये लिखूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, तो log 1/2, यहां पर लॉग लूंगा, log 1/3 की पावर y, तो log 1 की पावर b, पावर कहां आ जाती है, सामने, तो ये आ जाएगा y और ये आ गया log 1/3, ऐसी कंडीशन आएगी। तो यहां पर जो है वो मैं इसको सॉल्व करूंगा, log 1/2, तो log 1/2 को कैसे लिखूंगा, log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू तो 0 और जो है वो log 2 की वैल्यू 0.30, तो यहां पर तो आएगा माइनस का 0.30 इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा log 1 माइनस log 3, log 1 0 और log 3 0.47, तो यहां पर माइनस का 0.47, तो y की वैल्यू माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 30/47, ये हमारे पास y की वैल्यू है। कहने का मतलब b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा वो इतना आएगा, ठीक। फिर c के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अब ये आपने कर लिया होगा, तो मैं इसको वापस से जो मिटा रहा हूं। देखो अब हम C के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर की बात करते हैं, तो C के रेस्पेक्ट में अब कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे लो जिनमें केवल C चेंज हो रहा हो,
जिनमें ए कांस्टेंट हो, जिनमें बी भी कांस्टेंट हो, केवल सी बदलना चाहिए। तो ए भी कांस्टेंट हो और जो है वो कौन कांस्टेंट हो, देखो जरा पहला और चौथा देखो, 0.1 0.1 0.2 0.2 और केवल सी जो है वो बदल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में ए और बी को आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो रेट जो है वो केवल और केवल सी की कंसंट्रेशन की पावर जेड पर डिपेंड करेगी। R1/R2 इक्वल टू मैं बोलूंगा C1/C2 और पावर कितनी, जेड, ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, तो R1 देखो जरा हमारे पास कितना है, 4 इंटू 10⁻³ R2 4 इंटू 10⁻³ और दूसरी तरफ C1 की वैल्यू कितनी आई, 0.3 और यहां पर इसकी वैल्यू 0.6 की पावर कितनी, z। ध्यान दो जरा कि यहां पर हमारे पास कंडीशन ऐसी आ रही है कि भैया आपने इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया तो रेट चेंज हुई नहीं, और इसको सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा, z की वैल्यू 0 आएगी। कांस्टेंट तभी हो सकता है कि भैया बात ऐसी है, ये तो हो गया 1 और ये कितना आ गया, ये 1/2 की पावर z, एक तरफ 1 एक तरफ 1/2 की पावर z, तो z की वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है। क्यों, क्योंकि भैया आपने कंसंट्रेशन को बदला तो रेट तो बदली ही नहीं, तो कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो कंसंट्रेशन की कितनी पावर पर रेट डिपेंड कर रही है, 0 पावर पर रेट डिपेंड कर रही है, तभी तो कांस्टेंट आएगा ना, तभी तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे z की वैल्यू कितनी है, 0। कि वास्तव में इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये c की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक, तो हम ऐसा बोलेंगे, देखो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन था, a की पावर तो x की वैल्यू -1, b की पावर आ गई कितनी, y की वैल्यू आई थी 30/47, c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई कितनी, 0। ये लो जी, ठीक, तो हमारे पास ये तो आया रेट लॉ एक्सप्रेशन। और जो है वो अगर ऑर्डर की बात करें, कंप्लीट रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें, तो ये -1, ये आ जाएगा 30/47 और ये 0। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर तो आएगा -1, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा 30/47, सी के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो भैया इस तरीके का एक्सपेरिमेंट वाला, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम इस तरीके से क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। और ध्यान रखना, ऐसे खूब क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, आपकी वर्कशीट में मिल जाएंगे, आप जो भी रेस्पेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे हो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट इसी पर जो है वो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, कि कई बार आपको जो है इस तरीके की टेबल ना देखे, ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो है वो थ्योरेटिकली लिख के दे देगा, कि टेबल नहीं मिलेगी, बस एक थ्योरेटिकल वैल्यू मिलेगी और जो है वो आपको रेट पूछ लेगा या ऑर्डर पूछ लेगा। जैसे एक क्वेश्चन वैसा भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हर एक तरीके का क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपको यही करना होता है। कि कई बार जो समस्या ऐसी आती है कि सर पढ़ पूरा लिया, हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप अप्रोच नहीं बना पा रहे हो। और अप्रोच कैसे नहीं बनती है, तो आप जो है वास्तव में केस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन टीचर ने क्लास में करवाया था, और यहां पर जो है वो ये वाला क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से रिलेट हो रहा है। और जब तक ये अटैचमेंट नहीं होगा ना, तब तक जो वो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और ये अटैचमेंट कैसा होगा मेरे भाई, रिवीजन से होगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना केयरफुली जो है वो रिवीजन करोगे, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जो है वो आप जल्दी जो है ये चीजें सीखोगे, है ना। कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो रियल में पढ़ते हैं और दूसरे होते हैं जो पढ़ने का दिखावा करते हैं कि भाई जो है वो कोई घर वाले देख रहे हैं तो इनके सामने तो पढ़ ले। किताब खोल के बैठने से नहीं होता है सिलेक्शन, है ना, किताब खोल के गुणने से सिलेक्शन होता है, उसको गुणना सीखो। वास्तव में पढ़ना है, खाली मेहनत करने की एक्टिंग नहीं करनी है, पढ़ना है आपको, है ना। तो रिवीजन पर फोकस करो, ध्यान दो, क्लास में प्रॉपर जो वो आप फोकस के साथ बैठो, क्लास फोकस के साथ अटेंड करो, और जो है बहुत ही ध्यान से क्लास को अटेंड करो। ठीक है, तो देखना जरा, हमारे पास कंडीशन ऐसी है, एक क्वेश्चन है कि इन द गिवन रिएक्शन एक रिएक्शन आपको दी है, A + B इज कन्वर्टिंग टू C। ठीक है, इफ concentration of A is doubled, then rate of reaction
becomes 8 times, 8 times। या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ, या इफ ओनली कंसंट्रेशन ऑफ A is doubled, if only concentration of A is doubled, then rate of reaction becomes 8 times। ठीक है, फिर आपको बोला है कि when concentration of both A and B is doubled, then rate of reaction becomes 2 times। Then calculate the rate law expression। तो आपको क्या बताना है भैया, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है कि एक बार तो कंडीशन ऐसी दे दी कि केवल ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, एक बार कंडीशन ऐसी दे दी कि ए और बी दोनों को डबल किया, है ना। तो देखो कि हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस ऐसा है कि मान लो, पहली बात तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, ए की पावर एक्स और बी की पावर कितनी, वाई, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो आप ये समझना कि पहले जो केवल ए को डबल किया, इसका मतलब बी को कांस्टेंट रखा है। तो अगर बी कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे आर केवल ए की पावर एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं बोलूंगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 की पावर कितनी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब क्या बोला है कि ए की कंसंट्रेशन को जो डबल करने पर रेट 8 गुना हो गई। तो मतलब ये है कि पहले R1 थी, अब हो गई कितनी, 8R1। कब, जब कंसंट्रेशन को जो आपने कितना कर दिया, 2A1 कर दिया, है ना। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2A1 आ जाएगी। तो आपने जो है कंसंट्रेशन को जो डबल कर दिया ना पहले से, तो रेट 8 गुना हो गई। तो ये तो कैंसिल हुआ, तो ये आया 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी, x। ठीक है, और 1/8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 की पावर कितनी, 3। तो 1/2 की पावर कितनी, x। तो पावर सेम होगी, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो x की वैल्यू तो आ गई कितनी, 3। चलो ठीक है, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया थर्ड। अब सेकंड केस आपको ये बोला है कि भाई अगर दोनों की रेट जो है ना, आपने क्या कर दी, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट जो है वो कितनी हो गई, रेट जो है वो इस बार दोगुनी हो गई। तो दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने का मतलब है रेट दोनों पर डिपेंड करेगी। तो हमारे पास जो है वो मैं ऐसा बोलूंगा आर, ये प्रोपोर्शनल होगा, ए की पावर एक्स पर भी डिपेंड करेगा और बी की पावर वाई पर भी डिपेंड करेगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी R1 बाई R2 इज इक्वल टू A1 बाई A2, और इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी, x, और x की वैल्यू हमने 3 निकाल रखी है, और दूसरी तरफ आएगा B1 बाई B2, और पावर कितनी आ जाएगी, y। देखो जरा, ऐसा ही होगा। R1 की वैल्यू तो हमें पता है, रेट को क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया है। ठीक है, रेट को डबल कर दिया, तो R1 बाई 2R1 इक्वल टू A1 बाई A2। तो हम यहां पर बोलेंगे कि ए की कंसंट्रेशन भी डबल करी है और बी की कंसंट्रेशन भी डबल करी है। तो A1 और ये कितना हो जाएगा, 2A1, पावर कितनी, 3। यहां पर आएगा B1 और ये आ जाएगा 2B1, और पावर कितनी, y। सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ। 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर 3, तो ये कितना आएगा, 1/8, और ये आएगा 1/2 की पावर कितनी, y। देख लो जरा, ऐसा ही होगा क्या, बिल्कुल। ये तो कैंसिल 4 बार, तो 4 इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी आई, y आई। देख लो जरा, ऐसा ही होगा क्या, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो जरा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर माइनस y। तो y इक्वल टू आ गया कितना, -2। ये लो, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो देखो, x के रेस्पेक्ट में या a के रेस्पेक्ट में जो है वो ऑर्डर आया कितना, 3, y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आया कौन सा, -2। तो हमारे पास रेट लो एक्सप्रेशन आ गया k, a की पावर कितनी, 3, और b की पावर कितनी, -2। तो टोटल ऑर्डर रिएक्शन का आ जाएगा कितना, 3 - 2 = 1। ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है।
तो हो सकता है भैया कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाए, लैंग्वेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको दे ही सकता है, ठीक है। इसके अलावा टेबल वाले क्वेश्चन भी दे सकता है। अब इसमें जो है ना कई कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ए को डबल कर दिया, रेट जो वो 6 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, बी को आधा कर दिया रेट। तो कुछ नहीं करना, आपको सब में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बहुत ही आसान सा काम है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इस पर रेट पर थोड़ी सी और बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की, कि रिएक्शन जो कितने तरीके की होती है, किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। फिर हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस की बात करेंगे, आर्हेनियस कोलेजन थ्योरी। तो धीरे धीरे जो चैप्टर को आगे हम बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। अगर जो है भैया क्लास आपके समझ में आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे से आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज आप इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा मत सोचना कि जो है वो दोस्त का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा कि आप जो यहां पर भी क्लास अटेंड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्त जितना पढ़ेगा उसको उतना मिलेगा, आप जितना पढ़ोगे आपको उतना मिलेगा, ठीक है ना। तो भैया आप क्लास को शेयर करें, है ना, क्योंकि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन केमिस्ट्री की वजह से नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है आगे चल के मैं इसी चैनल पर आपको फिजिक्स और जो बाकी अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस प्रोवाइड करवा दूं, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके करवाएंगे, आपके लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है वो हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए खूब पढ़ें, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।